कई बार उसके सेवन से भी लोगों की मौत होती है। कुछ मामले आते हैं, अभी हाल में मेरठ में एक मामला आया। मेरठ का जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया, वो हमारी दुकान से खरीदी हुई शराब पीने से नहीं हुई थी। मतलब पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आबकारी विभाग जो हमारे कंट्रोल में जो डिस्टिलरीज हैं या जो काम करती हैं, और जो हमारा स्ट्रक्चर है, उत्तर प्रदेश में कंट्री लिकर से पीने से एक भी घटना मौत की उत्तर प्रदेश में इन 4 वर्षों में नहीं हुई। कुछ ऐसे ऑफिसर्स को लगाते थे और पॉलिसी ऐसी ड्राफ्ट होती थी, उसमें ऑटोमेटिक उनको फायदा होता। बातों में किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी, लेकिन जो लोग नहीं सुधर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको सस्पेंड किया, उनको उनकी सेवाएं समाप्त हुई, FIR हुई, जेल भेजा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, दरअसल वो यूपी के राजस्व से जुड़ा हुआ है। और दस्तावेज जो मेरे हाथ में है वो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने उत्तर प्रदेश में पिछले साल की तुलना में 9.79% की ग्रोथ की है रेवेन्यू कलेक्शन में। और ये हैरान करने वाली बात इसलिए है कि उत्तर प्रदेश ने एक वो भी दौर देखा है जब उत्तर प्रदेश में लीगल और इलीगल जो रेवेन्यू होता था उसके बीच में एक बड़ा अंतर होता, उसमें भी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अंतर दिखाई पड़ता था। ये लगातार खबरें आती रहती थी। अवैध तौर पर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर शराब बिकती थी। पर ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से कदम उठाए गए जिन कदमों के नाते आज उत्तर प्रदेश इस स्थिति में है कि वो बड़े पैमाने पर रेवेन्यू गैदर कर पा रहा है, रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहा है। और आज ये स्थिति आई है कि यूपी 9.79% ज्यादा रेवेन्यू जो है वो अर्जित कर पा रहा है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के एक्साइज मिनिस्टर नितिन अग्रवाल जी हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका। ये जो आंकड़ा दिख रहा है इस दस्तावेज में, ये अचीव कैसे हुआ? 22 में जब से आप मिनिस्टर बने हैं इस डिपार्टमेंट के, ये लगातार ग्रोथ की तरफ जा रहा है। ठीक है कि मतलब बिजनेस फैमिली है आपकी, पर ये ग्रोथ यहाँ कैसे, इस कागज में कैसे आ गई? देखिए, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि मैं अगर 17 से शुरू करूं जी। 17 में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बनी, उस वक्त आबकारी डिपार्टमेंट प्रदेश सरकार को केवल 12,000 करोड़ का रेवेन्यू देता। फिर उसके बाद, क्योंकि हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट थे उस वक्त, और प्रयास को सरकार का ये था कि हम रेवेन्यू सरप्लस कैसे आए, तो उसमें जितने भी रेवेन्यू, जितने भी डिपार्टमेंट सरकार को रेवेन्यू देते हैं, उन सब पे बात हुई कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे ठीक करी जाए। तो उस पर काम शुरू हुआ, धीरे धीरे राजस्व बढ़ा। और जब 2022 में मुझे ये डिपार्टमेंट मिला, तब आबकारी डिपार्टमेंट 36,000 करोड़ का राजस्व सरकार को दे रहा था। अब 5 वर्ष की वर्किंग पहले ही हमारी सरकार की हो चुकी थी, तो बहुत सारे काम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुए थे उन 5 वर्षों में। लेकिन जब मुझे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिली, तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मैंने भी लिया, उनसे लिया, और उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए आगे काम करने की, और कैसे काम होना चाहिए जिससे राजस्व और बढ़े इसमें। तो हमने उनसे गाइडलाइन लेके हमने अपनी वर्किंग शुरू करी, और 36,000 से आज बढ़ के हम लोग, आप फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हुआ है, 57,722 करोड़ का राजस्व मिला है। तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ये करीब डबल के आसपास 1.5-1.7 टाइम्स हो गया है। सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी, जो डिपार्टमेंट में हम लोग ने करी, यहाँ पे लाए, अकाउंटेबिलिटी सेट करी, जवाबदेही भी फिक्स करी हम लोगों ने, और जितनी भी वर्किंग थी डिपार्टमेंट की, वो पूरी वर्किंग डिजिटाइज्ड करी, मैनुअल इंटरवेंशन खत्म किया। क्योंकि जहां मैनुअल इंटरवेंशन होता है वहीं पे करप्शन का सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है। जब वो खत्म हो जाएगा, हमने समय सीमा तय करी कि अगर किसी ने लाइसेंस अप्लाई किया है, किसी ने हमारे डिपार्टमेंट में कुछ भी एप्लीकेशन दी है, तो समय सीमाबद्ध करते हुए उसको उसका लाइसेंस मिलेगा। डिस्टिलरी से लेकर डिटेलर तक जो पूरी चेन थी, उसको पूरा डिजिटाइज की, ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा। हमारी जो रिपोर्ट, हमने एक नया सॉफ्टवेयर लेकर आए, सॉफ्टवेयर को हमने इंडक्ट किया, और उस पूरे प्रोसेस को, जहाँ, क्योंकि पहले शिकायत राजस्व इसलिए चोरी होता था कि पहले बिना आबकारी का राजस्व दिए शराब की निकासी होती थी, लिकर की निकासी डिस्टिलरी से हो जाती थी, तो उसका कोई रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के पास नहीं था।
उस रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाए, तो वो तभी मेंटेन हो सकता है जब सीसीटीवी कैमरेज लगे सभी डिस्टिलरीज में, वो कनेक्ट हुए। हमने लखनऊ में कमांड सेंटर बनाया, प्रयागराज में कमांड सेंटर बनाया, उससे कनेक्ट किए सारे, जिससे हमें पता है कि एक भी ट्रक बिना हमारी जानकारी के डिस्टिलरी से बाहर नहीं जा सकता है। जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें डिजिटाइजेशन लॉक लगाया कि डिपार्टमेंट ही लॉक करेगा उसको, और वो जहाँ पहुँचना है, जब वहाँ पहुँचेगा तो डिपार्टमेंट ही उस लॉक को ओपन करेगा। बीच में और सारी घटनाएं आई जहाँ बीच में गाड़ियां चोरी हो गई, निकल गई, डाइवर्ट कर दिया गया, ट्रक को बेच दिया गया बिना विभाग की जानकारी के, तो ये सब रोका। जीपीएस सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम उस पर लगाया गया कि भाई हमें उनका जो मार्ग है या जो वहाँ वो जा रहे हैं वो पूरा रूट हमें पता होना चाहिए कि उनका रूट क्या है। तो इन सब को हमने किया है और चोरी रोकी है, कच्ची शराब रुकी है, स्मगल लिकर जो अन्य प्रदेशों में आती थी और बिकती थी यहाँ पे, वो सब रोका है। तो ये एक मल्टीपल फैक्टर हुआ जिससे हमने साल दर साल हमारा रेवेन्यू बढ़ाया हमने 10 से 12% के बीच में हर साल हमें इंक्रीज हुआ है। और यही कारण है कि आज आबकारी का राजस्व प्रदेश में सबसे बड़ा राजस्व देने वाला विभाग आज एक्साइज डिपार्टमेंट है। तो बीच में ऐसा भी समय आया था जब कोविड था या दूसरी और परिस्थितियां आई, इसके नाते रेवेन्यू ड्रॉप होने की तरफ भी जा रहा था। डिमोनेटाइजेशन का भी एक अपना असर मार्केट के ऊपर था। फिर कॉम्पिटिटर्स भी, खासतौर पर इसमें जिस तरीके की आपको याद होगा बहुत सारी ऐसी लीगल ट्रेजेडीज भी बीच में हुई जिनके नाते कई बार सवाल उठे, कई बार हुआ कि भाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। पर जब आप ये सब कंट्रोल कर पाने में एक तो कामयाब कैसे हो पाए, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ा लीकर माफिया काम करता था, एक सिंडिकेट काम करता था। आपको पता है कि इससे पहले पूरा सिंडिकेट लीगल लीकर पर भी कंट्रोल करता था। उस सिस्टम को कैसे क्रैक कर पाया? तो देखिए वही चीज़ है कि जब पहले का जो सिस्टम था वो मोनोपोलाइज सिस्टम की तरफ बढ़ा था कि वो मोनोपोली क्रिएट हो रही थी मार्केट में कि भाई एक ही ब्रांड बिकेगा मार्केट में, दूसरे को अलाउ नहीं किया जाता था। पूरा सिस्टम कैप्चर हो गया था, डिस्टिलरी से लेकर रिटेलर तक, होलसेल और रिटेल तक कुछ ही कंपनियों को अथॉरिटी दे दी गई थी। वही अपना माल लाते थे अपने पूरे इस चेन में, और वही अपना माल रिटेल तक ले जाते थे और वही मार्केट में आता था। दूसरे को परमिशन ही नहीं दी जाती थी कि वो अगर वो कुछ बना भी रहे हैं तो उनको बेचने की परमिशन नहीं होती थी। हमने इसको सिस्टम को तोड़ा यहाँ पे, और हम कंपटीशन लाए, क्योंकि जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ रेवेन्यू भी बढ़ेगा और वहाँ कंज्यूमर को भी उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रेट में जहाँ पे कंपटीशन आ जाएगा तो वहाँ पे रेट्स भी कम हो जाएंगे। तो हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को पूरा तोड़ा, सभी को हमने अलाउ किया। एक ओपन मार्केट हमने क्रिएट करी स्टेट में कि कोई भी आना चाहता है, स्वागत है, वो आए यहाँ पे प्रोडक्शन करे। उसको जो लाइसेंस चाहता था उसको लाइसेंस दिया, उसने लाइसेंस लिया और उसने अपना यहाँ पे काम शुरू किया। तो वो जो मोनोपोली एक बन गई थी इस सिस्टम में, वो मोनोपोली जब खत्म हुई, लोग तो कहते हैं कि बकायदा एक्साइज पॉलिसी बनाने में भी उनका योगदान होता था। वो अपने ऑफिसर्स को, चहेते ऑफिसर्स को लगाते थे और पॉलिसी ऐसी ड्राफ्ट होती थी उसमें ऑटोमेटिक उनको फायदा होता था। वो उस वक्त था कि कुछ लोग अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाते थे, ड्राफ्ट होती थी पॉलिसी, और पॉलिसी उनके हिसाब से क्योंकि बनती थी तो दूसरा कोई एंटर ही नहीं कर पाता था मार्केट में, स्टेट में। जब ये सब बंद हुआ, जब हमने कॉम्पिटिटिव पॉलिसी हम लेकर आए, जब अच्छी लेकर आए, तब कंपटीशन शुरू हुआ, और उसके बाद से आप देख रहे हैं रिजल्ट्स ये आ रहे हैं। एक और चीज आती थी कि एक्साइज ऑफिसर्स में भी की इनकॉम्पिटेंसी भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर थी। वो ट्रेंड नहीं थे, या उनको भी इसी परिपाटी पर काम करने का ज्यादा अनुभव हो रहा था। वो इसी तरह से सिंडिकेट के एम्प्लॉय बनकर काम करने लगे थे, या करप्शन इतना ज्यादा था। आपको ध्यान होगा बहुत सारे, आप लोग जब अपोजिशन में भी थे, बहुत सारे ऐसे मामले उठते थे जहाँ पर एक्साइज ऑफिसर्स की पोस्टिंग को लेकर के, या उनके अपने काम करने के तरीके को लेकर के, या उनकी आकूत संपत्तियां जो उन्होंने जमा कर रखी है, ये सब विषय आते थे। इस पर कैसे कंट्रोल हो पाया? आप देखिए, ये जो आपने चीज़ें बोली हैं, ये तो तभी कंट्रोल हो सकती हैं जब आपके डिपार्टमेंट का चाहे मिनिस्टर हो और चाहे सरकार का चीफ मिनिस्टर हो, अगर वो चाहे तो तभी रुकेगा ये सब चीज़ें। अगर वही नहीं चाहते हैं, पॉलिटिकल अगर विल नहीं होगी, और अगर उन्हें भी पता है नीचे अधिकारियों को
कि ऊपर पॉलिटिकल विल नहीं है या ऊपर वाले ही चाहते हैं कि यहाँ पे सिस्टम्स क्रिएट ना हो पाए, तो वो तो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम पूरा। अब आपने जैसे अधिकारियों की बात करी, अधिकारी जो आपने कहा कि लोग वो काटल के साथ मिल जाते थे, तो उनको पिछली सरकारों की मैं बात करूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, लेकिन सरकारें बहुत सभी और प्रदेश में रही हैं, चाहे कोई भी सरकार रही हो, जब उन्हें ये पता था कि ऊपर से यही निर्देश हैं कि इस काटल के हिसाब से काम करना है, तो वो उनकी मजबूरी थी कि वो काम कर रहे थे उनके हिसाब से। जब योगी जी की सरकार आई और उनको पॉलिटिकल विल ये दिखी कि हमें काटल के हिसाब से काम नहीं करना है, हमें यहाँ पे इस काटल को तोड़ना है, हमें ट्रांसपेरेंसी लानी है, तो हमारी सरकार ने उस जब पॉलिटिकल ये विल आई और नीचे अधिकारियों को भी ये पता लगा, तो उन्होंने अपना सिस्टम बदल लिया और वो उस बिल के हिसाब से काम करने लगे। भी करना पड़ा आपको? बिल्कुल इलाज करना पड़ा। जो लोग नहीं सुधर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको सस्पेंड किया, उनको उनकी सेवाएं समाप्त हुई, एफआईआर हुई, जेल भेजा, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई। कुछ पॉलिसीज को लेकर के कई बार, चूंकि अब आप रेवेन्यू ला रहे हैं, चाहे वो सीरा पॉलिसी हो या और भी एथेनॉल उत्पादन को लेकर के बहुत सारी चीजें, अभी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, माइनर चीजें हैं, जिनके मतलब लोग कहते हैं कि इसमें जरा सी तब्दीली हो जाए तो किसी को लाभ हो सकता है, जरा सी तब्दीली हो जाए तो किसी बिजनेस को नुकसान हो सकता है। अब इसमें चीनी मिलों का भी एक अपना तंत्र था, उनका अपना बिजनेस सिंडिकेट था, फिर इसमें जो सीरा है उसको लेकर के अलग अलग तरीके की बात होती थी। इसको कैसे नियोजित कर पाए? क्योंकि मैं जो ग्राफ देख रहा हूँ वो हर साल बढ़ता गया, और आप लोगों ने शायद इसको ईयर बाय ईयर नहीं, बल्कि मुझे लगता है साल में भी 2-3 बार चैलेंज के तौर पर लिया है। आप देखिए, एक उपलब्धि तो है कि स्टेट में आज मोलासिस जो मन आ रहा है, वो देश में सबसे ज़्यादा मोलासिस का प्रोडक्शन स्टेट में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो इथेनॉल का प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा हमारे स्टेट में ही हो रहा है पूरे देश में। 200 करोड़ लीटर के 208 करोड़ लीटर करीब इथेनॉल का प्रोडक्शन पहुंच गया है अभी तक। और अगर मोलासिस की बात करूं तो करीब 410 लाख कुंटल का मोलासिस का प्रोडक्शन भी हो गया है। तो अब फैक्ट्रीज बढ़ी, क्योंकि ये प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फैक्ट्रीज बढ़ेंगी तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो हमने फैक्ट्रीज भी बढ़ाई, लोगों ने इन्वेस्ट किया आके यहाँ पे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आज डिस्टिलरीज जो हमारे प्रदेश में हैं, जिनको हम आसवनी कहते हैं, 95 हमारी आसवनीज चल रही हैं, प्रोडक्शन दे रही हैं, और करीब 7 या 8 का लाइसेंस हम लोगों ने दिया हुआ है जो कंस्ट्रक्शन फेज में है। तो ये 7 का जो टोटल अगर होगा तो 102 डिस्टिलरीज हो जाएंगी हमारे यहाँ। ऐसी ब्रूअरी है, ऐसे ही वाइनरीज हैं। तो हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया है। पहले उत्तर प्रदेश कहा जाता था कि कंजम्पशन स्टेट है, कंज्यूमर, यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है, केवल कंज्यूम होता है। अब इसकी छवि को बदल के हम प्रोडक्शन पे लेकर आए कि नहीं, हम प्रोडक्शन करते हैं, हम प्रोडक्शन स्टेट बन गए हैं। हम मोलासिस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम एथेनॉल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आज हमारी छवि पूरी तरीके से हमने चेंज करी है, और यही कारण है कि हमारा एक्साइज भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है डिपार्टमेंट में। $1 ट्रिलियन इकॉनमी का जो एक टारगेट है हमारे सामने एक बड़ा, उसको अचीव करने के लिए विभाग अपना प्रयास कर रहा है, और हम लगातार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा रहे हैं। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आके, हम मेरे डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ एक्साइज की, इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम रोजगार भी दे रहे हैं, हम प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, अपना रेवेन्यू भी साथ में बढ़ा रहे हैं। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट जो आप ला पाने में कामयाब रहे, खासतौर पर अपनी पॉलिसी के आधार पर? हाँ, देखिए, बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो लगभग सभी ब्रांड्स और सभी कंपनीज, रामपुर जैसे एक बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने अभी सीतापुर में अपना एक नया प्लांट शुरू किया, बड़ा प्लांट शुरू किया है। ऐसे ही सभी जितने भी बड़े ब्रांड्स की अगर आप बात करें तो सबने अपनी फैसिलिटीज़ यहाँ पे, चाहे वो खुद किया हो, चाहे उन्होंने किसी से टाई अप करके अपनी फैसिलिटी क्रिएट करी हो, तो सभी ने करी है यहाँ पे। सभी लोग हैं यहाँ पे। हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर और इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे स्टेट में आ जाए तो और अच्छा होगा। आपने इसीलिए प्रीमियम शॉप्स वगैरह का ऑप्शन भी दिया है? वो भी दिया है। हम एक्सपोर्ट की भी हम पॉलिसी नई लेकर आए हैं। अब की बार इस साल हम नई पॉलिसी हमने क्रिएट करी है कि जो हमारा प्रोडक्ट बाहर जाए, अदर स्टेट्स में भी जाए देश में, और अन्य देशों में भी जाए स्टेट। तो उसके लिए हम पॉलिसी लेकर आए हैं कि क्या सुविधा
हमारी सरकार, हमारा विभाग देगा उन डिस्टिलरीज को या ब्रूअरीज को जो यहाँ यहाँ प्रोडक्शन करके बाहर भेजेंगे। उनकी फीसेस हमने रिड्यूस करी हैं। कुछ बॉटलिंग फीस होती है, एक्सपोर्ट फीस होती है, अन्य प्रकार की फीसेस होती है, उसमें थोड़ा हमने सब्सिडाइज किया है उनको। एक चीज जो अभी लोग कह रहे थे कि जब अभी खासतौर पर ये गल्फ की वॉर चल रही है ईरान वगैरह की, तो इसके नाते जो जैसे बियर है, बियर कंजम्पशन यूपी में काफी बढ़ा हुआ है, मतलब वो हर साल वो भी लगातार बढ़ रहा है। तो उनकी जो बॉटलिंग या उनकी जो पैकिंग वगैरह होती है, टिन जो यूज की जाती है, ये सब चीजें बाहर से एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है। तो उनको लेकर के क्या है कि मतलब अगर वो महंगी ना हो या वो प्रोडक्शन उससे प्रभावित ना हो, ताकि अभी तक तो वो चैलेंज नहीं आया है। अभी तक तो ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और उससे ये खतरा, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आई है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो वॉर खाड़ी देशों में हो रही है उससे कोई भी प्राइसेस में कोई फ़र्क आएगा, क्योंकि हमारी अभी कोई बहुत इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लिकर में नहीं कोई पॉलिसी अभी तक थी। अब तो हम लेकर आए हैं एक्सपोर्ट की, पहले तो नहीं था। नहीं, जैसे रॉ मटेरियल जो है, नहीं, यहाँ देखिए ऐसा है, जो अब ये सब जो आप कैंस की बात कर रहे हैं, टिन, वो सब तो इंडिया में ही बनता है, वो कोई बहुत ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होता है। सबकी फैक्ट्रीज इंडिया में है, सब लोग इंडिया से परचेज करते हैं, सबके अपने दूसरे साइड से भी हिंदुस्तान और भी स्टेट्स और भी कंट्रीज हैं, ऐसा नहीं कि केवल खाड़ी देशों से है। तो अभी तो इसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं है। एक चीज जो आप खैर आप लोगों को भी आया होगा, मैं देख पा रहा हूँ कि एक्शन बहुत हुआ है, खासतौर पर जो कंट्री लीकर वगैरह है इसको लेकर के, और करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को आप लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर जेल भेजा है। तो ये मतलब ये किस तरीके का था और किस तरह के लोग अब जो माफिया शराब का बचा है, या वो किस तरह के लोग हैं, या किस तरह से? नहीं, अब देखिए कोई ऑर्गेनाइज्ड माफिया नहीं बचा है कि जैसे वो ऑर्गेनाइज्ड पूरा उन्होंने एक सिस्टम बना के वो चोरी कर रहे हैं, ऐसा तो कोई, अब तो खत्म ही है, जीरो हो गया है। ये जो अभियोगों की आप बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव देहात में कच्ची शराब बनाते हैं। हमारी टीम्स को पता लगता है कि यहाँ पे ऐसा काम हो रहा है, तो हमारी टीम्स जाती हैं, पकड़ती हैं, अभियोग पंजीकृत होता है, वो उनको जेल भेजा जाता है। तो ये वो कार्रवाइयाँ हैं जो हमारी प्रवर्तन की टीम्स हैं, एनफोर्समेंट की टीम्स हैं, वो हर जनपद में क्षेत्र वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और वो अपनी इंफॉर्मेशन के बेस पे वो लोग लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, और जहाँ जहाँ ऐसी सूचनाएं मिलती हैं वहाँ पे उन लोगों को पकड़ा जाता है, और इन लोगों के खिलाफ उनको अभियोग पंजीकृत कर पुलिस विभाग से कोऑर्डिनेशन करके FIR करके उन्हें जेल भेजा जाता है। अब तो इलेक्शंस भी नजदीक आ रहे हैं, और इलेक्शंस में कहते हैं शराब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खासतौर पर यूपी बिहार में तो बड़ा कल्चर रहा है शराब बांटने वगैरह का। तो ये शराब की डंपिंग भी बहुत शुरू हो जाती है, और इसमें भी कई बार आपने देखा, और खासतौर पर देसी शराब को लेकर के जो बात होती है कि उसमें कई बार क्वालिटी जो है उस लेवल की नहीं होती, और कई बार उसके सेवन से भी लोगों की मौत होती है। कुछ मामले आते हैं, अभी हाल में मेरठ में एक मामला आया, ऐसे ही और भी जगहों पर। इसकी क्वालिटी बेहतर हो सके, अंग्रेजी शराब से तब तक नहीं ज़्यादा सुनने में आई कि ऐसा कुछ हो गया हो, उसके ज़्यादा कंजम्पशन से लोग बीमारी से मरे जरूर हैं, लेकिन देसी शराब नहीं। देखिए अभी तक 2022 से, जब से हम योगी 2 की गवर्नमेंट आई है, 4 साल हो गए हैं, अभी तक किसी भी उत्तर प्रदेश में किसी भी की मौत शराब पीने से नहीं हुई है, मतलब इलिसिट लिकर से नहीं हुई है। कच्ची भाग्यशाली हैं आप, फिर कच्ची शराब चाहे भाग्यशाली हो गए योगी सरकार की, नहीं क्योंकि आपके रहते। मेरठ का जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया, वो हमारी दुकान से खरीदी हुई शराब पीने से नहीं हुई थी, कोई उनका पर्सनल रीजन था, उसमें मिक्सिंग बाद में हुई है। बाद में कुछ लोगों ने पॉइजन मिक्स कराया है, किया है, उसके वो पीने से उनकी डेथ हुई है। तो मैं आपको मतलब पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आबकारी विभाग जो हमारे कंट्रोल में जो डिस्टिलरीज हैं या जो काम करती हैं, और जो हमारा स्ट्रक्चर है, उत्तर प्रदेश में कंट्री लिकर से पीने से एक भी घटना मौत की उत्तर प्रदेश में इन 4 वर्षों में नहीं हुई है। अब चूंकि ये आखिरी साल है, चुनाव का साल है, और आपकी सरकार जो ट्रिलियन इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, उसमें सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन मुझे दिखाई पड़ता है एक्साइज का। तो एक तरफ चूंकि आप लोग मद्य निषेध विभाग भी देखते हैं, और दूसरी तरफ शराब बेचने का भी वो है।
ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। इसको कैसे, ये तालमेल कैसे संतुलित कर, मतलब ये संतुलन कैसे बनाते हैं आप लोग? क्योंकि एक तरफ आपका दबाव होता है कि रेवेन्यू लाना है। नहीं, मद्य निषेध विभाग का पार्ट एक है मेरे पास। देखिए, वो समाज कल्याण का एक पार्ट है मद्य निषेध, वो मेरे पास है। अब देखिए, मैं फिर से एक चीज कहता हूँ, आप हमारा पेपर मेरे पास आबकारी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रेरित कर रहा हूँ किसी को शराब पीने के लिए। आबकारी विभाग ये कभी नहीं करता है। आबकारी विभाग ये कभी कहते हुए नहीं सुनेगा, आपको सुनेंगे कि आबकारी विभाग कह रहा है कि लिकर कंज्यूम करो, आपको कंज्यूम लिकर शराब पियो। हम एक रेगुलेटरी बॉडी है। हमारा काम केवल ये है कि जो स्टेट में लिकर का प्रोडक्शन हो रहा है वो उसकी गुणवत्ता पूर्वक है या नहीं है, मानकों के अनुरूप है कि नहीं है। बाकी लोगों को लिकर शराब पीना या ना पीना ये उनकी अपनी हैबिट्स है, उनकी पर्सनल चॉइस है, उनकी अपनी ईटिंग हैबिट्स हैं। उससे विभाग को कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप ये मद्य निषेध विभाग है, ये ठीक है, हमारी इसका भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि नशा मुक्ति को बढ़ावा देना में जो लोग जिनको जो आदत हो गई है, जो हैबिचुअल हो गए हैं, उनको कैसे हम नशा मुक्त करें। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो चलते ही हैं, प्लस नशा मुक्ति केंद्र भी प्रदेश में है। वो सब एनजीओज के माध्यम से चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट उसे ओन नहीं करती है। तो उन केंद्रों में जहाँ जहाँ ये दिखता है, और केवल उसमें शराब का ही नशा नहीं है, उसमें अन्य प्रकार के भी नशे हैं, ड्रग्स भी उसमें आता है। तो अगर ऐसे लोग हैं जो हैबिचुअल हो गए हैं, उनको नशा मुक्ति केंद्रों में एडमिट किया जाता है, रिहेबिलिटेट किया जाता है, और उनका इलाज होता है, और फिर उन्हें छोड़ा जाता है। इसे स्कूल, कॉलेजेस या और भी तरह प्लस अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं जो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। लोगों को बताया जाता है, बच्चों को, कि आपकी हेल्थ के लिए भी ख़राब है, आपके करियर भी ख़राब हो जाएगा। सब तरीके की इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जाती है। तो वो प्रोग्राम्स भी हमारे मद्य निषेध विभाग से चलते रहते हैं। कुछ लॉ वगैरह भी इन्फोर्स करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बड़ा विषय इसलिए कि जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो करती है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। महाराष्ट्र में देयर इज लॉ, पंजाब में तो आपको पता है कि उड़ता पंजाब एक फिल्म ही आ गई इस पूरे उस कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ भी यूथ के साथ ऐसी सारी चीज़ें दिख रही हैं कि और लोग कुछ कुछ कह रहे हैं। आपको भी, आप तक, आपके कान तक भी आती है। हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, तो उन सब हम लोगों ने कहा था कि ये बात कई जगह आ रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा शराब की दुकानें खुल गई। देखिए, मैं फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं क्योंकि जब हम कंपोजिट शॉप्स लेकर आए थे, तो हम लोग इसीलिए भी लेकर आए थे कि हम शॉप्स की संख्या को कम कर सकें, क्योंकि वो हमने बहुत सारी शॉप्स मर्ज करी थी आपस में। तो जब कंपोजिट शॉप्स हम लेकर आए, तो उससे हमने करीब 3,000 शॉप्स हमने प्रदेश में कम करी थी उस वक्त। जो बियर की अलग शॉप्स चलती थी, कंट्री लिकर की अलग होती थी, अब विदेशी मदिरा की अलग होती थी, तो हमने इन कंपोजिट शॉप्स में लाके उन शॉप्स को कम किया है। तो एक्चुअल संख्या अगर मैं आपको बताऊं शॉप्स की, वो प्रदेश में 3,000 के करीब आसपास संख्या कम हुई है, बढ़ी नहीं है। हाँ, आपको दिख रहा होगा क्योंकि देखने में, क्योंकि वो शॉप सब बड़ी हो गई हैं, तो वो देखने में ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए वो विजिबिलिटी ज़्यादा हो गई है। पहले वो विजिबिलिटी नहीं थी उतनी, पहले तो वो कहीं कोने में कहीं छुपा रखी, अब विजिबिलिटी ज़्यादा हो गई क्योंकि वो शॉप का साइज बड़ा हो गया है। इसलिए वैसे ऐसा नहीं है, शॉप हमने कम करी है। तो इस बार 57,000 करोड़, और अगली बार का क्या टारगेट है? अब इस साल तो हम लोगों को 71,200 करोड़ का टारगेट करीब मिला है। बड़ा भारी, बहुत बड़ा टारगेट है। अब देखिए, सारा आबकारी विभाग के भरोसे छोड़ दिया गया क्या? सारी वेलफेयर स्कीम्स, चुनाव से पहले तो वैसे ही बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स, जितने भी रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, सभी के टारगेट बड़े हैं, और सभी ने अपना रेवेन्यू दिया भी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, खनन हो, स्टैंप हो, सभी लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आबकारी का मेरे ख्याल से काफ़ी प्रतिशत बढ़ाया गया है। अब कोशिश करेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, अप्रैल फर्स्ट मंथ है फाइनेंशियल ईयर का, तो आप कोशिश करेंगे कि कितना अचीव होता है। यदि शुभकामनाएं आपको मेरी। और ये थे नितिन अग्रवाल, उत्तर प्रदेश एक्साइज मिनिस्टर, और उनका तमाम सारा पक्ष, खासतौर पर जो रेवेन्यू जनरेट किया है यूपी ने, आगे जो रेवेन्यू जनरेट करने जा रहे हैं। और मुख्य बात जो उन्होंने कही कि जो शराब की दुकानें दिखाई दे रही हैं बहुत ज़्यादा, दरअसल वो उनकी संख्या में 3,000 के करीब जो है वो कमी आई है। उत्तर शायद ये इंटीग्रेशन और ज़्यादा होगा तो शायद और शॉप्स के नंबर्स जो है वो कम हो। ये शायद उनके लिए बेहतर संदेश होगा जो लोग सामाजिक जागरूकता या मद्य निषेध को लेकर के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए। आपकी कोई राय है तो हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय का
आपकी सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।